हाँ जी, कल हमने किया बायोट सेवर्ट लॉ। क्या था आपका? एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये dl है, ये r है, करंट फ्लो कर रहा है I इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P dB इज गिवन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे। इसकी दो छोटी छोटी एप्लीकेशन करेंगे आज। पहली बात तो अच्छा, इसकी एक एप्लीकेशन जो हमने करी है वो क्या है? एक करंट कैरिंग लूप के कारण एक्सिस पे P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जब करंट I और कैपिटल I मान लो, और रेडियस कितना माना है हमने इसका? a करंट I एंड रेडियस इज a। आप बता दें इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना है? एक जना बोले, आप बोले म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बना है। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं इसी का एक अप्लाइड वर्जन, क्या? फाइंड आउट, ये पॉइंट O है, सेंटर ऑफ सर्कल इज O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, BO कितना हो जाएगा? O पे आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। देखते हैं। देखो, आपने देखा कि सेंटर से x दूरी पे निकाला तो ये आ गया। अगर सेंटर ही है तो वो दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो x 0 हो जाएगा। बेसिकली में x 0 पुट करना है। x 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला टर्म कट जाएगा और वो a स्क्वायर से 2 कटेगा, 3 बच जाएगा। म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, और a स्क्वायर से वो कटेगा तो इट विल बिकम म्यू नॉट I बाय 2a। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस इज आप वहां से लिंक कर रहे हैं कि जब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट सेंटर, वो 0 था, क्योंकि वहां पे क्या था? इस छोटे से चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, ऐसे पेयर वाइज वो कैंसिल हो जाएंगे आपके। बट यहाँ पे आप, ये तो आपने फॉर्मूला यूज करके किया, बेसिक से करके देखो, क्या बीच में 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आना एक बार ऊपर, होल्ड करो। देखो भाई, फॉर्मूले से आ गया आपको। जब यहाँ पे मान लो कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट यहाँ पे ऐसे है और आपको सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे, तो R कैसे हो जाएगा? R ऐसे हो जाएगा, dl क्रॉस R। तो इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं, dl ऐसे हो गया, R ऐसे है, dl क्रॉस R ऊपर। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स के कारण ऊपर रहेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉट 0 बट विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो आपका 0 नहीं रहेगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था वहां पे वो कैंसलिंग इफेक्ट था, इसलिए वो 0 हो रहा था। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो 0 नहीं होगा। एक बात और देखें, अगर करंट कैरिंग लूप के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, है ना? इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, राइट हैंड थंब रूल। अब एक बात ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल को हम अब इतने वैरायटी ऑफ तरीकों में इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका लूप है, लूप के अलोंग आप उंगलियों को कर्ल करेंगे। उंगलियों को कर्ल करने से जो आपका अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें।
to find out direction of magnetic field, to find out direction of magnetic field due to a current carrying loop, we can use right hand thumb rule. We can use right hand thumb rule. Full stop. Curl your fingers along the direction of current. Curl your fingers along the direction of current, and thumb will give you direction of magnetic field. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. ठीक है, तो हमने कल बायोट-सैवर्ट लॉ का बेसिक, उसके बाद ये उसका एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का ही फर्दर एप्लीकेशन और एक शॉर्ट ट्रिक ये देखा है अभी तक. अभी करेंगे हम एक और इसका एप्लीकेशन. सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा. अगर ऊपर, अच्छा, म्यू नॉट आई ए सब फिक्स है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है. अगर एक्स ऊपर जाएगा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल डाई आउट. ठीक बोल रहे हैं. ये कह रहे हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा. क्यों? क्योंकि सेंटर पे एक्स 0 हो गया तो नीचे वाली चीज सबसे कम हो गई, नीचे वाली कम हो गई तो टोटल टर्म मैक्सिमम हो गई. और एक्स की अगर फाइनाइट वैल्यू होगी तो नीचे वाली टर्म फाइनाइट हो गई. एक्स बढ़ाएंगे तो नीचे वाली टर्म बढ़ेगी तो पूरी टर्म घटेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर. एक आपकी वायर है, क्या कर रहे हैं हम, बायोट-सैवर्ट लॉ का एक और एप्लीकेशन है. एक वायर है, इस वायर के कारण एक पॉइंट P है यहाँ पर, जो इस वायर की लाइन के अलोंग ही है. इसके बाद वायर कहीं मुड़ गई होगी ना, उसकी चिंता नहीं करनी आपको. यहाँ भी कहीं मुड़ गई, उसकी बात नहीं करनी. जो आपको ये एलिमेंट दिख रहा है वायर का, सिर्फ इसके कारण P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B. निकालें. आपका बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन ही है. आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट along the direction of wire. P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस वायर के छोटे छोटे एलिमेंट ले लें और सब पे बायोट-सैवर्ट लॉ लगाएं और देखें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा.
हाँ जी, हो पा रहा है क्या? कितना आया आंसर? 0 आया इनका, 2 का 0 आ गया है। 0 आंसर निकालना आसान। 0 कैसे? साइन 1 साइन 180 होना भैया। देखते हैं, आप जैसे ये वायर है आपकी, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है P पॉइंट पे, तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो ये ले लिया, DL ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ये R वेक्टर है। तो DL और R में एंगल कितना हुआ? 0। जब DL क्रॉस R करेंगे, DL R साइन 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही इस एलिमेंट का भी, ऐसे ही इस एलिमेंट का भी, ऐसे ही इस एलिमेंट का भी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि एक वायर के सीध में कोई अगर पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। हाँ, साइन 0 0 रहेगा। आसान याद करना है तो, है ना, वायर के अलोंग ही कोई पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। ठीक है, एक और हल्का सा एप्लीकेशन है, वायर ऐसे जा रही है, फिर आपकी सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बेंड हो गई, करंट आपका I फ्लो करके इस साइड निकल गया, करंट इज फ्लोइंग I, रेडियस मान ले A है, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस O। करें, सवाल समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट O निकालना है। हिंट ये है, इस वायर के कारण तो 0 होगा, है ना, उस वायर के कारण भी 0 होगा, बच गए हाफ पार्ट, और पूरे सर्कल का आपने निकाल रखा है। इस सर्कल, हाँ जी, अभी आपने निकाला था कि एक करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0I/2a, यही था क्या? चेक करें क्या था, है ना, उसके सेंटर पे यही था ना। ठीक है, अब निकालना है यहाँ इसके सेंटर पे, उसका हाफ हो जाएगा क्या? हाँ जी, हाँ, हाफ क्यों होगा? आप देखो, अभी जब हमने देखा हर छोटे से एलिमेंट का सेम डायरेक्शन में आ रहा था, सेम डायरेक्शन में आ रहा था, तो अगर वो एलिमेंट ही आधे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी एट O विल बी μ0I/2a का हाफ मीन्स μ0I/4a। हाँ हाँ, वहाँ से भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा ना, उसका हाफ भी है और ये क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद तो वो भी रखना है, b = μ0I/a² 4πx² + a²�3/2। वो एक्सिस पे है, एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे, ये सेंटर पे है, ये आधे सर्कल के कारण है। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए बाय हार्ट। यहाँ 2 आएगा, अच्छा ये 2 आएगा, ठीक, वो चेक करें। डन, आगे बढ़े।
कुछ एप्लीकेशंस और हैं बायोट सेवर्ट लॉ के, उसको हम करेंगे, पर आज हम कर रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो लॉ थे, कूलम्ब लॉ और गोज लॉ, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी दो लॉ हैं, आवाज नहीं करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। इन दोनों के जब मैंने करवाया था तो क्या बताया था, क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, जनरली कूलम्ब लॉ को यूज करके हम किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर सिंगल चार्ज है तब भी निकाल सकते हैं, अगर बहुत सारे चार्ज है तब भी निकाल सकते हैं। बट जब बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे तो इट विल बी मैथमेटिकली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कूलम्ब लॉ यूज करके वो निकालना मुश्किल है मैथमेटिकली। तो कहने का मतलब कूलम्ब लॉ और गोज लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, पर जहाँ पे कूलम्ब लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल है, वहाँ पे हम गोज लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकालते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। बायोट सेवर्ट लॉ में आपने क्या बताया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, सुनेंगे ध्यान से, एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंगल वायर है या ऐसी सर्कमस्टांस है कि वहाँ पे मैथमेटिक्स आसान है यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, तब तो ठीक है। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान नहीं होगा। इन दैट केस एम्पियर सर्किट लॉ प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। सेम एनालॉजी है, आप शायद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। आराध्या, रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? ये तो था ना कि कूलम्ब लॉ और गोज लॉ जो हमने निकाला, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं आपसे, आप निकालें एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो निकालें यूजिंग कूलम्ब लॉ। नहीं, वो तो पॉइंट चार्ज का होता है। हाँ, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, इसके कारण थोड़ा तिरछा रहेगा, इसके कारण ऐसे रहेगा, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, सबको अलग अलग तोड़ो और ऐड करो। ठीक है, आप ऐसे आप करेंगे, ऐसे आप करेंगे, ठीक है। आप ये हाफ करके घर से करके आना, तो कल दिखाएंगे, है ना। जब मैंने इसको पढ़ाया था तो यही बताया था कि ऐसे इनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है आसान है तो आप ट्राई करें और गूगल पे सर्च करें कि कूलम्ब लॉ यूज़ करके मैं इसको कैसे निकालूं, करें ट्राई आप। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपके बहुत सारे चार्जेस हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे कूलम्ब लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल है, तो इसलिए हमने एक शॉर्ट इजी मेथड गोज लॉ यूज़ किया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है। सिमिलरली बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ सेम चीज़ है। कहने का मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, बट जहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ लगाना मुश्किल है वहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। इतना क्लियर है? ये अगर एनालॉजी क्लियर है तो आपको आसान लगेगा आगे। ठीक है भाई।
रब कर दूं ये? एक बार आगे बढ़ने से पहले गोज लॉ की स्टेटमेंट कौन बताएगा? यस बताएगी, बताओ बेटा। सीक्वेंस बाद में पूछूंगा, पहले वो स्टेटमेंट क्या है गोज लॉ का जो हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, द मेन स्टेटमेंट ऑफ गोज लॉ। आगे हाँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे गोज लॉ लगाते वक्त सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है चूज अ क्लोज्ड लूप। एक बार समझ लें, जैसे यहाँ पे इस रीजन में मान लो बहुत सारे वायर्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5 और रैंडम डायरेक्शंस में, ऐसा भी नहीं कि ये सारे पैरेलल हैं, ऐसे रैंडम डायरेक्शंस हैं। I5 ये बहुत सारी करंट कैरिंग वायर हैं, इनके कारण आपको कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, चूज अ क्लोज्ड लूप। गोज में हमने क्या किया था, गोज लॉ लगाते वक्त एक क्लोज्ड सरफेस चूज किया था जो चारों तरफ से बंद हो। यहाँ पे आप एक क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सर्कुलर लूप ले लिया, ये लूप ले लिया, मतलब 2D में एक सर्कल है आपका, रैंडम शेप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड, असाइन अ डायरेक्शन टू लूप। आप उस लूप को कोई एक डायरेक्शन असाइन कर दो। लेट से आपने ये असाइन कर दी, ये असाइन कर दी। अब ध्यान ये रखना है, ये लूप कोई ऐसा नहीं करंट कैरिंग लूप है, ये एक हाइपोथेटिकल लूप है। आपने इसकी कल्पना करी है कि ये ऐसे एक लूप है, उसको डायरेक्शन असाइन कर दिया। ठीक बात। हाँ जी, हाँ, तीन जो है वो लूप के अंदर से जा रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5 बाहर से जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद चूज अ DL एलिमेंट, DL एलिमेंट ऑन लूप along the direction of लूप। इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूं मैं, आपने लूप की डायरेक्शन ऐसे साइन करी है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ आपने DL ली और DL वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट किया, DL ले लिया। गोज लॉ में क्या किया था, एक आपने क्लोज सरफेस लिया था, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा DS1 एरिया एलिमेंट चूज किया था। यहाँ पे आपने लूप लिया है, लूप को डायरेक्शन असाइन करी है और आपने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट DL यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसको DL1 बोल दो, DL1। फोर्थ पॉइंट, राइट डाउन नेट मैग्नेटिक फील्ड at DL1 element due to all currents whether inside
इसके बाद जो इस डीएल एलिमेंट पे इन सारे करंट कैरिंग वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चाहे आपके करंट कैरिंग वायर्स के अंदर से जा रहे हो चाहे बाहर से जा रहे हो, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन आपने बना दी B1। राइट डाउन नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड द लूप। यहां पे क्या किया था, कुछ चार्जेस अंदर थे कुछ बाहर थे। पहले आपने एरिया एलिमेंट लिया था, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाया था, यही किया था। पांचवा स्टेप, टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड DL1। आपको ये जो B1 है यहाँ पे और DL1 है, इसका डॉट लेना है। तो आपने डॉट ले लिया, डॉट लेने से कितना हो जाएगा ये B1 डॉट DL1। सिमिलरली आप दूसरे एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे DL1 DL2 लेंगे। DL2 के कारण DL2 पे बाकी सारे चार्जेस के कारण सारे करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 बन जाएगा, उसका डॉट ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे पहले वाले में। B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 प्लस B3 डॉट DL3 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते हम इस क्लोज लूप के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, सेवेंथ पॉइंट, इस सारे को अगर मैं एक एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं B डॉट DL। आपको B और DL का डॉट लेके ऐड करना है या इंटीग्रेट करना है। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है, वहां भी किया था हमने, E डॉट DS को इंटीग्रेट किया था। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप। लिख लो आप, ये आपका क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड लूप। एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से B डॉट DL होता है म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। जैसे वहां पे क्या था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। इसका मतलब है जो भी करंट उसके अंदर से पास कर रहे थे वो। इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो अंदर से जो, देखो आप पहले लूप के अलोंग अपनी उंगलियां कर्ल करना, और जो आपका करंट उस डायरेक्शन में आ रहा है जहां पे अंगूठा आ रहा है, उन करंट्स को आप पॉजिटिव मानेंगे और जो उसके अपोजिट में उसको नेगेटिव मानेंगे। ये पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो क्या। हमें अब IN लिखना है। इस पर्टिकुलर केस में IN विल बी I1 प्लस I2 माइनस I3। ये आपका I इन है। इस पर्टिकुलर केस में हमने किन करंट्स को पॉजिटिव माना, करंट्स को पॉजिटिव मानते वक्त हमने क्या किया, लूप के अलोंग अपनी उंगलियों को कर्ल किया और जो डायरेक्शन अंगूठे की आ रही है उस साइड जाने वाले करंट को पॉजिटिव माना और दूसरे को नेगेटिव माना। तो ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ड्यू टू all currents inside and outside।
चाहे अंदर से पास हो रहे हो चाहे बाहर से पास हो रहे हो, उन सब के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा ही वहां भी था, जब ई डॉट डी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण था, अंदर बाहर वाले के कारण। लेकिन जो आपका ये आई इन है, ये है करंट पासिंग या नेट करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड लूप। यहां और वहां में एक ही खास बात का अंतर है, वहां पे हमने इस क्वांटिटी को बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इस क्वांटिटी को कुछ बोलते नहीं है, बस याद रखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एम्पियर सर्किट लो है। एक बार देख लें स्टेप्स और पूछ ले कुछ पूछना है तो। कहाँ पे? देखो हमें क्या करना है, जहां जैसे मान लो ये डीएल है, इस डीएल पे इन सारे वायर्स के कारण जो भी डायरेक्शन आई बी की, मान लो ऐसे आई, ऐसे बना ली, तो उस D1 और DL1 और B1 को डॉट करना है ऐसे। तो आपको यहाँ पे ऐसा फाइंड आउट नहीं करना कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उस लूप को DL1 DL2 में डिवाइड करना है, वहाँ पे सारे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लेना है, उसको डॉट लेना है, सबको ऐड करना है, और वो एडिशन म्यू नॉट आई इन के बराबर होगा। अभी एप्लीकेशन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। लिख लिया ये सक्षम? लिख लिया? सेट वाला रहता है। एक बार गोल लो के और इसके सीक्वेंस में फिर से देख लो आप क्या सिमिलरिटी है, उससे आपको चीजें यहाँ जल्दी याद होंगी। गोल लो में और एम्पियर लो में, गोल लो में सबसे पहले आपने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लिया था एनी रैंडम उसका शेप का, अंदर मान लो चार्ज Q1 Q2 Q3, मान लो Q2 Q4 ऐसे हैं। आपने सभी पहले तो सबसे पहले एक DS एरिया एलिमेंट चूज किया था। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले क्लोज लूप सेलेक्ट किया है, डायरेक्शन असाइन करी है, और आपने एक DL लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट किया। क्लोज सरफेस, उसके ऊपर एक एरिया एलिमेंट, क्लोज लूप, उसके ऊपर एक लेंथ एलिमेंट, उसके बाद सभी चार्जेस अंदर बाहर सब के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E1। यहाँ पे इस पॉइंट पे सभी करंट अंदर बाहर कोई भी हो, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना B1। दोनों हो गए। इसके बाद ऐसे ही आप और एरिया एलिमेंट्स लेंगे, DS2 DS3 DS4, सबको आपने ऐड कर दिया, तो एडिशन को मैंने लिखा इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे B.dl को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Q इनसाइड, जो चार्ज अंदर में है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट, और जो करंट उसके अंदर से पास कर रहा है वो। तो ये आपकी सिमिलरिटी है, इसका एप्लीकेशन करेंगे तब और समझ में आएगा। आगे बढ़े। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, आपकी एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसके अंदर से करंट आई पास कर रहा है और उससे आप मान लें कि आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही गिवन है, करंट आई फ्लो कर रहा है और आपको आर डिस्टेंस पे निकालना है। एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बायोट सेवोर्ट लॉ को यूज करके, ठीक है। 2 मिनट एक बार दिमाग लगा के देखें कि बायोट सेवोर्ट लॉ कैसे लगाएंगे, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या, एक बार करो ट्राई। यूजिंग बायोट सेवोर्ट लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। कुछ निकल रहा है, कुछ हाँ? निकल सकता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं निकल सकता, पर मैथमेटिकली डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक छोटा डीएल एलिमेंट लिया है ना, ये डीएल हो गया, आर ड्रॉ किया, डीएल क्रॉस आर करके आप कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड इसका निकाल लेंगे, फिर आपको ऐसे सारे एलिमेंट्स का निकालना है, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट मैथमेटिकली, है ना। एक बार घर जाकर ट्राई करना दोबारा से। इसका आसान तरीका क्या है, एम्पियर सर्किट लो। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है सक्षम, हम एम्पियर सर्किट लो अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या उसका, हाँ क्लोज लूप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लोज लूप ले रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं और जिसका रेडियस आर है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उतने ही रेडियस का एक आपने क्लोज लूप सेलेक्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या है एसटी, नहीं आपको सेकंड पॉइंट करना है कि उस पॉइंट पे, हाँ जी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन असाइन करनी है बेसिकली आपको। लूप को ये डायरेक्शन असाइन कर दी, ये आपकी लूप की डायरेक्शन है। करंट कैसे है, करंट ऐसे है, तो डीएल आपका ये हो गया। उसके बाद आपको करना है बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। चलो एक बात बताओ, आप इस वायर के कारण आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल पा रहे, बट क्या बायोट सेवोर्ट लॉ लगा के आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं।
मैंने क्या कहा कि इस वायर के कारण जो आपके अंदर इसके अंदर करंट पास कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या डायरेक्शन निकाल सकते हो? बताओ किस साइड आएगी? अंदर की तरफ आएगी। कैसे? ये वाला डीएल एलिमेंट लिया, ये इसका आर वेक्टर बन गया, तो डी एल क्रॉस आर अंदर की तरफ, हाँ जी अंदर की तरफ। और आगे ले लो, ये डीएल एलिमेंट लिया, अब आर कैसा बन जाएगा? आर ऐसा बन जाएगा, डी एल क्रॉस आर अंदर की तरफ। यहां लेके देखो, डीएल आर, अब डीएल कैसे आएगा? डीएल ऐसे, डीएल क्रॉस आर अंदर। तो सब एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, ये पॉइंट तो बोर्ड में ही था, अगर पॉइंट यहां हो तो फिर इधर आएगी। कैसे? जितनी दूरी पे आपका ये पॉइंट था, इतनी दूरी पे पॉइंट यहां है, आपको यहां निकालने में डायरेक्शन देखने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इस पॉइंट को घुमा दो 90 डिग्री से, यहां ले आओ, तो पॉइंट सेम ही रहेगा ना, तो सेम लगेगा। तो जैसे वहां ऐसे था, अब वहां ऐसे था, अब इस पॉइंट को वापस ले आओ तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना। यहां पे कैसे होगा? बाहर की तरफ। तो इस करंट कैरिंग जो वायर है, इसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो क्या करें? इसके अलोंग थंब को अलाइन करें, अलाइन थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर। जो फिंगर्स का कर्ल है वही आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस केस में मैं बोल रहा हूँ बार बार, थंब और कर्ल कहाँ पे कैसे यूज करना है वो आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। बायोट सेवोट लो लगा के हमने देख भी लिया कि हाँ ऐसी डायरेक्शन बन रही है, उसके बाद आप बोलेंगे इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, in case of infinitely long current carrying wire, we can predict direction of magnetic field by using following trick. ट्रिक क्या है? अलाइन योर थंब ऑफ राइट हैंड, अलाइन योर थंब ऑफ राइट हैंड along the direction of current, along the direction of current, comma, curl of fingers gives you direction of magnetic field, curl of fingers gives you direction of magnetic field. अब आपको ये पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग आएगी, तो क्या जब मैं यहां पे कोई डीएल एलिमेंट चूज करूंगा, उस वायर पे डीएल एलिमेंट चूज करूंगा, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या डीएल के अलोंग ही बनेगा? देखो भी दोबारा ध्यान से, मैंने कहा कि करंट कैरिंग वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, उससे मैंने एम्पियर सर्किट लॉ लगाना चाहा। एम्पियर सर्किट लॉ में मैंने एक लूप सेलेक्ट कर लिया, लूप को डायरेक्शन असाइन कर दी, और फिर देखा बायोट सेवोट लॉ यूज करके कि भैया इसकी एटलीस्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द कर्ल ऑफ फिंगर। तो उस वायर के अलोंग जो आपका सर्कल बना, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा? तो हर पॉइंट पे डीएल एंड बी विल बी पैरेलल, so DL and B are parallel in this case. हर जगह नहीं होगा, यहाँ पैरेलल हो रहे हैं, यहाँ पैरेलल हो रहे हैं, तो सीधा क्या बन जाएगा? B DL म्यू नॉट I इनसाइड। अगर जीरो है उनके बीच में एंगल, तो B डॉट DL इज B DL। अब ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट दिस पॉइंट किसी भी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा कि सेम होगा? ये वायर इनफाइनाइट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में वो क्यों अंतर करेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो B कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। म्यू नॉट करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, यहाँ पे एक ही करंट कैरिंग वायर, इसके अंदर करंट I है, तो म्यू नॉट I हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ DL एलिमेंट को ऐड करने का मतलब हम सर्कमफेरेंस 2 पाई r, B 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I, देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ का पहला एप्लीकेशन हुआ। समझ में आया? इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।